टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं MPA 12 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ये कुछ रीज़न की वजह से बीच में से लेक्चर्स रुक गए थे, लेकिन अब आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब कंटिन्यू लेक्चर्स चलते रहेंगे। कोशिश रहेगी जल्दी ही कंप्लीट कर दिया जाए। और अगर आप कोई डिमांड कर रहे हैं कि सर आप ये चैप्टर पहले बताइए या इसका कोई मतलब बताइए, तो मैं उस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ जानना है, आपको कहीं कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप वो कर सकते हैं। और अगर चैनल से इग्नू से रिलेटेड भी कुछ जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बात वो कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यूनिट हो चुका था। आज हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे। सेकेंड यूनिट जो आपका है वो है संगठन का स्वरूप और वर्गीकरण। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं कि एक्चुअल में संगठन है क्या। ठीक है, अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन की अगर हम बात करते हैं, संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है, और उसका जो संगठन करने का मतलब होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग जो है वो शब्द बनता है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का क्या अर्थ है, अब देखिए आप सिर्फ यहाँ शब्द को देखिए या टॉपिक को देखिए, बाकी जो मैं कह रहा हूँ अगर आप उस पर भी ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि इनके जो शब्द होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं। ठीक है, तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी संरचना जिसमें जो इकाई होती है या जो लोग होते हैं वो अपने समग्र जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए आपस में विधिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब आप फिर से कैसे वो करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनिज्म शब्द से निकला हुआ है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी संरचना जिसमें उसके लोग आपस में जो उनका सामूहिक हित है या सामूहिक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए विधिक रूप से या लीगली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो संगठन का मतलब अब देखें तो क्या हो गया, संगठन का मतलब हो गया कि एक ऐसी संरचना जहां पर लोग समग्र मतलब कि अपने जो सामूहिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए आपस में तालमेल रखते हैं या आपस में कानूनी रूप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब आप ये तो कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी है। चूंकि डेफिनेशन लिखना जरूरी है, आप नहीं लिखेंगे तब भी नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो नंबर ज़्यादा मिलता है और अच्छा मिलता है। तो एक दो जो थिंकर्स हैं उनको आप कोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप विक्टर ए थॉमसन को लिख सकते हैं। मैं वही बताऊंगा जो ईजिली है, जो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो विक्टर थॉमसन ने लिखा था कि संगठन कुछ घोषित निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने में सहयोग करने वाले बहुत से विशेषज्ञों का तर्कसंगत या अवैयक्तिक एकीकरण है। देखिए अब मैं इसको नॉर्मल बता रहा हूँ। विक्टर ए थॉमसन ने वही कहा था जो हम अभी बात कर रहे थे, कि इन्होंने कहा कि संगठन एक घोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से विशेषज्ञों द्वारा बहुत से विशेषज्ञों का सहयोग करने के लिए वो एक दूसरे से जो लीगली जुड़े हुए होते हैं या इम्पर्सनल रूप से अवैयक्तिक रूप से जुड़े होते हैं उसको हम संगठन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, फिर से सुनिए, आप इसको कह सकते हो कि निश्चित या घोषित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उसमें सहयोग या प्राप्ति के लिए उसमें सहयोग करने के लिए कुछ विशेषज्ञों का एक एकीकरण है। ठीक है, उसको संगठन कहते हैं। या फिर अगर मैं दूसरे ढंग से बोलूं जो थॉमसन ने कहा कि संगठन एक ऐसा एकीकरण है जिसमें कुछ विशेषज्ञ कुछ विशेषज्ञ उसकी सामूहिक उद्देश्य या जो घोषित निश्चित उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए एक तर्कसंगत या अवैयक्तिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। बस यही है, आप उसको आप किसी भी ढंग से लिखिए, थॉमसन वो कहते हैं। ठीक है, अब चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन दो या अधिक व्यक्तियों का सतर्कता से समन्वित व्यक्तिगत कार्य या बल की प्रणाली है। वो कहते हैं कि संगठन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी सतर्कता और व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए होते हैं। बस ये समझिए, उसके बाद जानने की बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि और कौन क्या कहता था। और बस इन दोनों का आप कर सकते हैं, एक दो का और आप चाहो तो लिख लो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए
एमिटाई एटजियोनी जो थे, उन्होंने जो बोला था उसको आप एक देख सकते हैं कि संगठन निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुविचारित, निर्मित या सुनिर्मित सामाजिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो सब लोगों में आप देखिए कॉमन क्या था, कॉमन था कि एक लक्ष्य के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए की प्राप्ति के लिए लोगों का एकीकरण, वही संगठन है। अब अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि संगठन क्या है, तो आप बता सकते हो कि संगठन वो है, या संगठन एक ऐसा एकीकरण है, ऐसी प्रणाली है जिसमें लोग निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अव्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वो होता है संगठन, बस सीधी सी बात है। अब इन्होंने संगठन की कुछ विशेषताओं पे बल दिया था। अब आप लिख सकते हैं, अगर मैं नॉर्मली कह दूं कि संगठन की विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, आप चलिए इनको देखिए या नहीं देखिए, तो कुछ विशेषताएं मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। विशेषताएं क्या हैं संगठन की विशेषता, पहली विशेषता आप लिखना हो तो ये लिख सकते हैं कि लक्ष्य का होना, कि हमेशा संगठन में एक निश्चित लक्ष्य होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं श्रम शक्ति का विभाजन, कि सब कुछ काम फिक्स है, काम बटा हुआ है कि कौन कौन सा काम करेगा। तीसरा आप बता सकते हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति समूह का होना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं संगठन की विशेषता। व्यक्ति समूह का होने का क्या मतलब हुआ? व्यक्ति समूह के होने का मतलब होता है कभी भी एक आदमी से संगठन नहीं बनता। संगठन होता है जहाँ पे कई सारे लोग मिलकर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। तो व्यक्ति समूह का होना जरूरी है संगठन के लिए, तो संगठन की विशेषता में आ जाएगा। अगली विशेषता संगठन की क्या हो सकती है? अगली विशेषता हो सकती है कि नेतृत्व एवं निर्देशन। नेतृत्व एवं निर्देशन, ये नेतृत्व और निर्देशन भी होना जरूरी है। ठीक है, कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, क्योंकि जब समूह में काम करते हो आप, तो कोई ऐसा होता है जो आपको निर्देश देता है, जो आपको नेतृत्व करता है। क्योंकि अगर नेतृत्व नहीं रहेगा तो वो संगठन नहीं हो सकता, सब लोग मिल के काम नहीं कर पाएंगे, सब अपने मनमानी काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। अब सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि संगठन में काम करने का तरीका फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति कुछ और तरह से काम कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरी तरह से काम कर रहा है। सबका बिल्कुल एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होगी, एक प्रक्रिया के मतलब तरीके से ही काम चलेगा। और जनरली अलग अलग संगठन में ऐसा नहीं होता कि अलग अलग प्रक्रिया हो, जनरली यूनिवर्सलाइज प्रोसेस होता है हर संगठन में। कमोवेश थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है उनके लक्ष्य की तरह, कि उनका लक्ष्य अगर कुछ अलग है तो अलग होगा, अदरवाइज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक जगह मतलब एक ही जैसी प्रक्रिया होती है। उसके बाद लास्ट आप कह सकते हो कि साधन साध्य। इसका मतलब क्या हुआ? साधन साध्य का क्या मतलब हुआ? साधन साध्य का मतलब होता है कि जो संगठन है वो संस्था के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक साधन है, मतलब एक साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उसकी लक्ष्य को प्राप्ति करें। ऐसा नहीं है कि संगठन बनाना ही एक लक्ष्य होता है, संगठन बनाना लक्ष्य नहीं है। संगठन एक साधन है जिसके जरिए हम संगठन के लक्ष्य को, एक फिक्स जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं। ठीक है, आप ये जो आपकी 6 हैं आप ये लिख सकते हैं। उसके अलावा भी आप ये लिख सकते हैं कि देखिए और भी लोगों ने कुछ लिखा है तो उनको भी हम देख लेते हैं। जो इमिटाई एटजियोनी ने जो कहा था उसको आप जानने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, विशेषता में आप इतना ही 6 विशेषताएं अगर आप लिख लेते हैं तब भी वो बहुत है, तो उससे ज़्यादा वो मत कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम आते हैं संगठन की मतलब विभाजन, या संगठन कितने प्रकार का होता है। संगठन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक अनौपचारिक की चीज़ों को आप जानते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली वर्ड यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल बात करते हैं। औपचारिक संगठन का सीधा सा मतलब होता है वो संगठन जो कानूनी रूप से बना हो,
जिसमें नियम कानून के हिसाब से सब कुछ चलता हो। अनौपचारिक का मतलब होता है, अनौपचारिक संगठन वो संगठन होता है जिसमें भाई भतीजावाद, जिसमें नियम कानून ज़्यादा नहीं चलता। ठीक है, नॉर्मली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भी हम उसमें और भी देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, चलिए औपचारिक संगठन की विशेषता देखते हैं। औपचारिक संगठन की विशेषता में सबसे पहले इसकी परिभाषा होती है कि ये सिर्फ शीर्ष प्रबंधन द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, फिक्स होता है कि कैसे होगा, क्या होगा, उसका सब कुछ रूपरेखा तैयार होती है कानूनी रूप से। ठीक है, दूसरा औपचारिक संगठन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। ये चूंकि लीगल है, ये कानूनी रूप से बना हुआ है, तो वो स्थिर रहेगा। ऐसा नहीं है कि संगठन आज है कल नहीं है, या आज ऐसा है तो कल वैसा है, उसकी संरचना है, ये सारी चीज़ें बदलेंगी नहीं। वो अपेक्षाकृत स्थिर होता है क्योंकि वो कानूनी रूप से इसकी संरचना की गई है। ठीक है, तीसरा औपचारिक संगठन बढ़ता है और फैलता है। चूंकि औपचारिक संगठन, अब देखिए हर चीज़ का अगर आप चाहो तो कई सारे लिख सकते हो, बस आपके माइंड में अपने आप को ये रखना है कि औपचारिक जो संगठन है वो संगठन कानूनी रूप से उसकी संरचना की जाती है, एक फिक्स प्रोसेस होता है, सब कुछ एक स्थिर होता है और सब कुछ बिल्कुल पूर्व निर्धारित होता है। तो अगर कोई लीगली ढंग से हो रहा है, कोई कानून और उसके तरीके से हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें स्थिरता रहेगी, काम करने का तरीका अच्छा रहेगा, तो लोग मनमानी नहीं करेंगे, तो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो काम करेगा, तो और संगठन फिर बढ़ेगा, फैलेगा। तो उसकी विशेषता ये भी होती है। उसके बाद उसकी अगली विशेषता है संगठन संरचना श्रम विभाजन और विशेषज्ञता के आधार पर होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अगर औपचारिक संगठन की विशेषता की बात करें तो ये विशेषता सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैसे है? क्योंकि संगठन जब औपचारिक संगठन जब बनता है तो उसमें कौन उच्च पद पे रहेगा, कौन निम्न पद पे रहेगा, वो कैसे निर्धारित होता है? वो होता है उसकी विशेषज्ञता और श्रम के आधार पे। अनौपचारिक संगठन में ये होता है कि चलो ठीक है, वो मैं प्रबंधक हूँ, मेरा भाई है तो वो भी प्रबंधक है, वो भी मैनेजर ही रहेगा, वो वर्कर नहीं होगा चाहे उसे कुछ नहीं आता। लेकिन औपचारिक संगठन में ऐसा नहीं है। औपचारिक फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ आपका जो श्रम विभाजन है या जो पद है वो विशेषज्ञता के आधार पे होता है, ना कि भाई भतीजावाद के आधार पे। ठीक है, उसके बाद अगला इसकी विशेषता है कि संरचना निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होती है, उन व्यक्तियों के अनुसार नहीं जिन्हें कार्य निष्पादन करना है। वही चीज़ कि इनमें जो संरचना बनती है, सेम वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो संरचना है वो कार्य के आधार पे होती है कि प्रबंधन का कार्य कौन करेगा, उसके बाद फिर जो वर्कर हैं वो उनका काम कौन करेगा, जो काम है उनका काम कौन करेगा। ये चीज़ें कार्य के आधार पर होती हैं, ना कि व्यक्ति के आधार पर। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया वो इसमें भी वही एग्जांपल सटीक बैठता है कि अगर प्रबंधक का भाई कोई है या उसका परिवार वाला, जैसे कि अब मान लो किसी बड़ी कंपनी की बात हम कर लें, तो किसी बड़ी कंपनी में क्या ऐसा है कि उनका बेटा या उनका भाई है तो वो उस कंपनी में होगा? देखो वो उसका हिस्सेदार हो सकता है, लेकिन अगर जब तक वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, जब तक काबिल नहीं है, तब तक उसमें किसी अच्छे पोस्ट पे नहीं बैठ सकता। अब जैसे मुकेश अंबानी की हम बात कर लें, चलिए बहुत नॉर्मल बात कर लेते हैं, उनके बेटे अगर पढ़े लिखे नहीं होते, काबिल नहीं होते, तो क्या उस पोस्ट पे होते? हाँ, वो बिल्कुल शेयर्स के मालिक होते, लेकिन वो उस पोस्ट पे नहीं होते। तो उसके लिए उन्हें डिग्री या उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि संरचना निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर होती है, ना कि व्यक्ति के आधार पर। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है कि संगठन भावनात्मक पहलू को ध्यान में नहीं रखता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भावनाएं औपचारिक संगठन में मैटर नहीं करती। वहाँ पर जो मैटर करता है वो विमर्श पूर्वक अभिव्यक्ति होती है। ये बिल्कुल इम्पर्सनल होते हैं, उनको आपके व्यक्तिगत रिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। अगला है संगठन संरचना द्वारा निर्मित प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधों का मान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा रखा जाता है। कि जो संगठन जो बनाया है, जो संरचना है, उसमें जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटी दी गई है, जो प्राधिकार दिया गया है, जिसकी जो उत्तरदायित्व है, उसको सबको मानना जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो प्रबंधक का या मैनेजर का दोस्त हूँ या मालिक का दोस्त हूँ तो मेरे ऊपर वो चीज़ें लागू नहीं होंगी।
इनफॉर्मल में कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का मालिक नहीं होता। अगर वो है भी तो आपका पर्सनल रिश्ता अपनी जगह होता है और ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, चलिए वो छोड़िए पॉइंट को, अब बात करेंगे अनौपचारिक संगठन की विशेषता। अनौपचारिक संगठन की सबसे पहली विशेषता तो यही होता है कि समाज इस बारे में स्वयं के अलिखित कानून, विश्वास और नियंत्रण विकसित करता है। ये ऐसा नहीं होता कि कानूनी रूप से संगठन बनाया जाता है। ये ऐसा हो गया कि चलो दो दोस्त मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक कंपनी खोलते हैं या कुछ एक बिजनेस करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ें शुरू हुई, अब भले से वो बाद में जाके बड़ा रूप ले लिया और उसमें सब लोग जुड़ते चले गए, लेकिन उसमें उसका कोई निश्चित रूपरेखा या निश्चित क्रियाकलाप नहीं था, तो उसे हम बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। ठीक है, लोग समूह में एक समान सोचते हैं और करते हैं, और यही सतत सहयोग और सामान्य मूल्यों और व्यवहार की सामान्य संहिता को उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, बहुत सिंपल संगठन है। ठीक है, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गई, क्या ये औपचारिक संगठन है? क्या ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, ये इनफॉर्मल है। अब ठीक है, मुझे उनकी विचारधारा अच्छी लगती है, मैं उनके जैसा सोचता हूँ, समान सोच रखता हूँ, तो मैं उस पार्टी में चला गया, उस संगठन से जुड़ गया। अगर जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं, मेरी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती, या मेरी सोच उनके सोच से मैच नहीं करती, मेल नहीं खाती, तो मैं उससे निकल जाऊँगा। उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई मतलब उसमें कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है कि आपको ये करना ही है। अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं पार्टी बोलूँ तो जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दबाव समूह हैं, ये सब अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, अब ये समूह के सदस्यों को सामान्य नियम पालन करने के लिए बाध्य करता है, यह उन पर जुर्माना करने का, दंड देने का बहुत प्रभावकारी संगठन है। ठीक, अब ये भी कर सकते हैं, चूंकि अब जैसे हम मान लो कि मैं कांग्रेस में हो गया, या बीजेपी में हूँ, या किसी दबाव समूह में, या किसी एनजीओ में काम कर रहा हूँ, तो उसमें आप उनके जो सामान्य नियम हैं उनको आपको मान के चलना पड़ेगा। आप नहीं मानते हैं तो आपको निकाल दिया जाता है समूह से, या उस आज के ऊपर जुर्माना दे दिया जाएगा। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो चीज़ें लागू उस पर रहती हैं, तो आपको उन नियमों को पालन करना जरूरी है। इसमें नेतृत्व भी अनौपचारिक होता है। अगली जो विशेषता है, ऑब्वियसली अनौपचारिक होता है। ऐसा नहीं होता कि अब जैसे कि बोल दिए कांग्रेस में कि उनका चुनाव हुआ और उनका नेता बना, मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे उनके कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए, कि आप सब समझ रहे हो, वोटिंग हुई है, ठीक है, वोट हुई है, बन गए। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वो निष्पक्ष था उनका बनना? ऐसा नहीं था कि उनमें गांधी परिवार का हाथ नहीं था उनके ऊपर। और अगर गांधी परिवार का हाथ नहीं होता तो क्या वो सच में खड़गे साहब जीत जाते? इसी तरह से जेपी नड्डा जब बीजेपी के कर्ता धर्ता बने हैं, मतलब उनके जो अध्यक्ष बने हैं, क्या कोई प्रोसीजर है, कोई बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ का? पिछले बार जब पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको लगा था कि उत्तर प्रदेश का जो संगठन, उनके जो मुखिया बने हैं, वो कोई बहुत विशेष योग्यता या किसी तरह से बने हैं? लास्ट मोमेंट भी उनका नाम नहीं था, लास्ट मोमेंट में पता चला कि ये संघ के करीबी हैं, और लास्ट मोमेंट में ये वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन गए। तो उनका जो नेतृत्व भी है वो भी अनौपचारिक होता है। उसमें हाँ, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ विशेषता देखी हो, उन्होंने देखा हो कि नहीं आप नेतृत्व कर सकते हैं, कुछ क्वालिटी जरूरी देखी होंगी, लेकिन ऐसा कोई लिखित वो नहीं है कि आपके अंदर ये योग्यता होगी तभी आप बनेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब अनौपचारिक संगठन के जो कार्य होते हैं वो क्या हैं? अनौपचारिक संगठन के कार्य इसी तरह से, मतलब कि राय वगैरह करके, आपस में विचार विमर्श करके, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब इसमें एक और है कि राजनीतिक प्रभाव के अत्यधिक हस्तक्षेप को कम करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब आपस में कुछ, और चूंकि अनौपचारिक संगठन बहुत बड़ा होता नहीं है, अगर राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, तो इसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो कम करता है, क्योंकि आप छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, कोई लीगल उसका वो है नहीं, तो राजनीतिक ज़्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता।
समूह के आत्म अनुशासन को प्रोत्साहित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो समूह का आत्म अनुशासन है वो उसको बढ़ाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सब समान सोच वाले लोग हैं, उनका मकसद है संगठन को आगे ले जाना। अब समान सोच वाले हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर अनुशासन रहेगा, क्योंकि कोई लीगल वर्डन तो होता नहीं है। अब जैसे बीजेपी के लोग हैं तो एक विचारधारा के लोग हैं। अब उनके संगठन में रहने वाले लोगों को खुद से वो डिसिप्लिन लाना है कि मुझे अपने संगठन के खिलाफ काम नहीं करना है या उसकी विचारधारा के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो ये आत्म अनुशासन की बात होती है। लेकिन अगर ये लीगल होता या औपचारिक होता तो उसमें आप अलग विचारधारा के भले से हो, लेकिन अगर आप जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप साइंटिस्ट हो, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आपको संगठन में रह के, उस कंपनी में रह के आपको कंपनी की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लीगली वो करने के लिए बाध्य हो। ठीक है, इस तरह से। अब अगला टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच में संबंध। देखिए, अगर मैं बहुत जो संबंध की बात है इसमें अगर बहुत बेसिकली कहा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो मतलब अगर औपचारिक संगठन है मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ विशेषता, अनौपचारिक संगठन की कुछ विशेषता होती है। इसी तरह से अगर कोई अनौपचारिक संगठन है तो उसमें औपचारिक संगठन की कुछ विशेषता होती है। कैसे, उसकी हम बात करते हैं। मान लो कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो औपचारिक संगठन है, ठीक है। अब औपचारिक संगठन के लोग हैं, कई सालों से उसमें काम कर रहे हैं, तो आपस में एक रिश्ता सा हो जाता है। रिश्ता सा होने का मतलब क्या है? जैसे ट्रेड यूनियंस होने लगते हैं, यूनियन जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो यूनियन बनाने लगते हैं। तो यूनियन में उनके रिश्ते की भी बात आपस में जो एक रिश्ता सा बनने लगता है। जैसे कि अगर एक एम्प्लॉय है, वो काम पे नहीं आया या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो दूसरा एम्प्लॉय उसकी सहायता करने लगता है। या अगर उसके मतलब कि उसको प्रबंधन से कोई दिक्कत हो रही है, तो दूसरा जो एम्प्लॉय है वो भी उसके लिए खड़ा होता है या उसकी बातों को रखता है। तो इस तरह की जो संबंध है, ये अनौपचारिक संगठन की विशेषता है, लेकिन ये औपचारिक संगठन में भी प्राप्त होती है, पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई अनौपचारिक संगठन है तो उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चूँकि विचारधारा तो है, लेकिन कुछ ऐसे नियम धीरे धीरे जाके कुछ ऐसे, मतलब हालांकि वो लीगल नहीं होते, लेकिन कई सालों तक अगर वो संगठन काम कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे ही परिपाटी, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशन, ऐसा हो जाता है कि वो आगे चल के एक नियम का रूप ले लेता है कि भाई ये तो नियम है, इसका, इस संस्था का ये रूल बन जाता है। तो वो औपचारिक संगठन का ही एक विशेषता होती है। तो इसी तरह से ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो होता है। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक की विशेषता होती है और अनौपचारिक संगठन में औपचारिक की विशेषता होती है। ओके, तो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच में संबंध क्या है, आप आई होप समझ में आ गया हो गया। चलिए, अब लेक्चर लंबा हो रहा है, तो अब हम अगले, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम संगठन के सिद्धांत और उनका वर्गीकरण देख लेंगे, तो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई भी अब चूँकि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसे पहले से एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो मैं प्लीज़ उसे एक्सप्लेन करूँगा। और अगर कोई समस्या आ रही है इसमें, तब आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि आपका जो MPS है वो भी है, और उसके अलावा जो आपका MHI है वो भी कवर किया गया है। MPS तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, MHI इंग्लिश में कवर किया गया है, सॉरी हिंदी में कवर किया गया है। तो लगभग हम सारे सब्जेक्ट्स कोर्सेज कवर कर रहे हैं। तो अगर आपके दोस्त वगैरह भी हैं जो इग्नू से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ आप उनसे भी हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम धीरे धीरे अपना कारवां आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।